हेलो ज्योग्राफर। आज से हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी वो स्टार्ट करेंगे, जो कि आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 और ईएमआरएस के टायर 2 के लिए काफ़ी टीजीटी के लिए काफ़ी ही यूजफुल होगा। आज हम लोग इसे लाइन बाय लाइन देखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस को जो इसमें मेंशन है। तो हमारा पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। कहा जा रहा है इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और ये किस हेमिस्फेयर में पड़ता है, किस गोलार्ध में पड़ता है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है और साउदर्न होता है और ईस्टर्न होता है और वेस्टर्न होता है। तो ये देखिए, ये आपको 0 डिग्री इक्वेटर दिख रहा है। ये हमारे अर्थ को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऊपर की तरफ और नीचे इसके जस्ट नीचे की तरफ साउदर्न हेमिस्फेयर। और ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन का लाइन दिख रहा है, इसके लेफ़्ट साइड में हो गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये पूरा ऊपर नीचे सब, और इसके राइट साइड में ये ऊपर नीचे सब हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो जब भी हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पढ़ेंगे या सुनेंगे तो समझेंगे इक्वेटर के ऊपर किसी भी साइड, और जब भी हम लोग साउदर्न हेमिस्फेयर सुनेंगे मतलब इक्वेटर के नीचे किसी भी साइड, और जब भी हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फेयर सुनेंगे मतलब कि 0 प्राइम मेरिडियन के लेफ़्ट साइड में ऊपर नीचे किसी भी साइड, और जब भी हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फेयर सुनेंगे तो समझेंगे कि 0 प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में ऊपर नीचे कहीं भी। तो हम लोग को इसमें इंडिया का लोकेशन देखना है कि इंडिया का लोकेशन, ये देखिए ये येलो कलर का जो दिख रहा है यही इंडिया है, और इसका लोकेशन देखिए किधर है, किस कैटेगरी में है। सबसे पहले तो नॉर्दर्न और साउदर्न देखते हैं ये किस हेमिस्फेयर में है। तो ये देखिए 0 डिग्री के ऊपर है, मतलब ये किस हेमिस्फेयर में हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब अगर पूछे कि ये वेस्टर्न में है या ईस्टर्न में है, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि ये देखिए 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में है। और आगे जाकर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हम लोग को इसका लोकेशन पता भी चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहा है फिर द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटीट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो लैटीट्यूड इंडिया का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ नीचे तक, सॉरी नॉर्थ तक। ठीक है, तो ये देखिए, तो दोनों में एन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और इसका लैटीट्यूड देखिए, ये 30 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ से गुजरा है, इसका थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 37.6 आ जाएगा। और ये देखिए 0 डिग्री के थोड़ा ऊपर जाके इंडिया का साउदर्न कैंपस जो है वो ख़त्म हो रहा है, साउदर्न टिप कह लीजिए इसको। और ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये 0 डिग्री है तो ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे आएगा, तो मतलब इंडिया स्टार्ट। ये सिर्फ मेन लैंड का बात हो रहा है, अभी हम लोग आइलैंड को नहीं देख रहे हैं। और ये ऊपर जाते रहेंगे तो ये जम्मू कश्मीर का जो सबसे वो जहाँ पे ये अफ़गानिस्तान के सीमा से टच करता है, बाउंड्री से टच होता है, जहाँ पे डुरंड लाइन है, तो वहाँ पे क्या होगा, लैटीट्यूड हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। अब लॉन्गिट्यूड दिया है इसने 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये देख ले 0 डिग्री यहाँ है, मतलब 1 2 3 4 ईस्ट है लिखा हुआ, तो इस तरफ चलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक करते करते जैसे ही गुजरात के पास आएगा कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसका लॉन्गिट्यूड होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश किबीथू में जा कर के इसका बाउंड्री ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूड क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और इसके बीचे बीच मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से क्या गुजरा है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट नाम का जो इसका IST है वो पास हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब इंडिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले क्लास में बताए थे कि कुछ इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड्स होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। तो उसी में से एक जो है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका कि डिग्री होता है, लॉन्गिट्यूड होता है 23.5, वो जो है इंडिया के बीचों बीच से पास हुई है।
और ये इस तरह से पास हुई है कि साफ दिखने से लगता है कि इंडिया को ये 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। आप इस मैप से समझ सकते हैं ये इंडियन मैप है। और ये देखिए ये है आपका 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो यहाँ से बीचों बीच एकदम गुजर रही है। तो ये देखिए नहीं लग रहा है कि ये ऊपर भी हाफ है, ये नीचे भी हाफ है। तो ये बहुत ही गजब का कोइंसिडेंस है। और अगर पूछ ले कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो देख लीजिए, गुजरात से गुजरी है, राजस्थान से गुजरी है, मध्य प्रदेश से भी गुजरी है, थोड़ा सा यूपी को भी टच किया है, झारखंड भी टच है, छत्तीसगढ़ भी टच है, वेस्ट बंगाल टच है, फिर इधर त्रिपुरा से गुजरी है, मिजोरम से गुजरी है। ठीक है, तो टोटल कितना से गुजरी है बताइए, ये आपको जवाब देना है। अब हम लोग चलते हैं और ये देखिए नॉर्दर्न पॉइंट हमारा इंदिरा कॉल हो गया, साउदर्न हमारा कन्याकुमारी हो गया, ईस्टर्न हमारा किबिथू हो गया और वेस्टर्न गुवाहाटी गुजरात हो गया। और ये कन्याकुमारी को हम लोग पैरामाउंट कहते हैं, मतलब कि हिंदी में होता है अंतरीप। अंतरीप का मतलब है वैसा लैंड जो कि 3 साइड से वाटर से ही घिरा हुआ है। तो उसको हम लोग मतलब एक छोटा सा एक टिप जो निकला हुआ होता है और वो अगर वो तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है तो उसको हम लोग अंतरीप कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बे ऑफ बंगाल मतलब कि ये किस लैंड हो गया, ईस्टर्न में। कौन सा आइलैंड है इंडिया का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। और अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है इंडिया का, तो लक्षद्वीप आइलैंड है। ये देख लीजिए यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार दिख रहा होगा। ये किधर है, ईस्टर्न कोस्ट पे है, ईस्टर्न साइड में है। और ये वेस्टर्न साइड में कौन सा आइलैंड है इंडिया का, लक्षद्वीप है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। डू यू नो में लिखा हुआ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट था जिसको कि इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो 2004 में एक भयानक सुनामी आई थी इंडिया में, उसमें वो सबमर्ज्ड हो गया, मतलब पानी के अंदर चला गया, डूब गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के साइज के बारे में। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का लैंड मास का टोटल एरिया कितना है, ये काफ़ी याद करने वाली पॉइंट है। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, एक नोट्स बना लेंगे। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी पेपर में आ सकता है। ये कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। तो टोटल वर्ल्ड का जितना भी एरिया है, लैंड एरिया है, उसका कितना परसेंट इंडिया का सिर्फ है, 2.4%, लगभग 2.4% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। किसका एरिया, इंडिया का एरिया। अब हम लोग इस पेज में देखते हैं। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन है, इंडिया है। मतलब इससे एरिया के मामले में 6 कंट्री और बड़ा है। तो कौन कौन बड़ा है, यहाँ देखिए आपको चार्ट दिख रहा होगा। इंडिया से बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ब्राज़ील है, ब्राज़ील से बड़ा इन द रिस्पेक्ट ऑफ एरिया की बात कर रहे हैं चाइना है, चाइना से बड़ा यूएसए है, यूएसए से बड़ा कनाडा है और कनाडा से बड़ा रसिया है। तो सबसे बड़ा एरिया किसका है, लार्जेस्ट एरिया किसका है, रसिया का है। और उसके बाद इंडिया कितना है, 7th है। तो इंडिया से कौन कौन बड़ा है आपको ये याद कर लेना है, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी पानी पिलाता है क्रिकेट मैच में। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर and total length of coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। तो इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री कितना है, तो अबाउट 15,200 किलोमीटर है। उसमें से यहाँ बताया जा रहा है कि टोटल लेंथ कोस्ट लाइन का कितना ऑफ द मेन लैंड,
तो इसका क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7516.6 किलोमीटर। मतलब आप ये मैप से समझिए, ये देखिए इस मैप में देखिए, तो ये टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया का कितना है, 15.200 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी का डाटा, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है सिर्फ कोस्टल लेंथ कितना है इंडिया का, तो 7516.6 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। अब कह रहा है इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो कह रहा है इंडिया जो है अपने नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया, नॉर्थ ये हो गया, नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट ये हो गया। तो कह रहा है यंग फोल्ड माउंटेन से बाउंडेड है। यंग फोल्ड माउंटेन क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट, सॉरी हिमालयन रेंज हो गया। तो ये देखिए हिमालय एकदम यहाँ से इसको नॉर्थ से लेके ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्टर्न तक घेरे हुए है, ताकि साइबेरियन ठंडी हवा जो है इंडिया के तरफ नहीं आए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। साउथ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवार्ड्स द इंडियन ओशियन। कह रहा है कि 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद इंडिया जो है थोड़ा टेपर होने लगता है, मतलब थोड़ा इस तरीके से टेपर होने लगता है, टेढ़ा जाने लगता है। ये देखिए दोनों तरफ से टेपर हो रहा है, ठीक है। और ये इस तरह का शेप ले लेता है कि ये अरेबियन सी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। इंडियन ओशियन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक अरेबियन सी वेस्ट में और ईस्ट में बनाता है बे ऑफ बंगाल। तो ये देखिए वेस्ट में अरेबियन सी हो गया और ईस्ट में क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। तो इंडियन ओशियन को दो भाग कर दिया, एक अरेबियन सी बना दिया और एक बे ऑफ बंगाल बना दिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। Latitudinal and longitudinal extent of mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. कह रहा है कि हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों अबाउट 30 डिग्री है। मतलब यहाँ से यहाँ का जो ये डिस्टेंस है लैटिट्यूड का, लैटिट्यूडनल डिफरेंस और ये लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, ये दोनों जो है 30 डिग्री का है, अबाउट, लगभग, अप्रॉक्सीमेटली। बट फिर भी हम लोग को ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो इस लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से कम दिखाई देता है, या कम है भी। तो क्यों कम है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो पूरा सीधा एकदम लैंड ही लैंड है, कहीं कुछ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है। तो इसका हो जाता है 3214 किलोमीटर। वैसे आएगा 219, लेकिन 14 कुछ एडजस्टमेंट किया गया है क्योंकि बीच में पहाड़ बाहर है। लेकिन यहाँ से यहाँ ये भी 30 डिग्री का ही है, लेकिन देख लीजिए इसका कितना है, 1 डिग्री का मतलब 111 किलोमीटर। उसी हिसाब से लैटिट्यूड का डिस्टेंस निकाला गया है। लॉन्गिट्यूड के डिस्टेंस में हम लोग 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि सिर्फ इक्वेटर पे ही जो है लॉन्गिट्यूड डिफरेंस जो है वो 1 डिग्री का मतलब 111 किलोमीटर होता है। क्योंकि जैसे ही नॉर्थवार्ड या साउथवार्ड, मतलब उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जैसे ही हम लोग जाते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस जो है, दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच डिफरेंस जो है वो कम होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड कुछ और है, ये कुछ और है। अगर ये दोनों सेम ही रहता, 68 डिग्री 7 मिनट और ये भी 68 डिग्री 7 मिनट होता इधर वाला यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर के हिसाब से ये भी कैलकुलेट कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। और बीच में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बीच में नेपाल भी आ गया है, बीच में भूटान भी है जो अदर कंट्री है, तो उसका तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे ना। तो वो सारा सब एडजस्टमेंट करते हुए हमारा 2933 किलोमीटर होता है। तो इसलिए दोनों का डिग्री वाला जो डिफरेंस है वो सेम होते हुए भी लेंथ के मामले में थोड़ा छोटा पड़ जाता है। रीजन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स
Hence, time along the standard meridian of India 82 degree 30 minute east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. ठीक है, the latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. अब समझिए इस बात को कि ये जो लाइन आपको डॉटेड टाइप का जो दिख रहा है 82 डिग्री 30 मिनट वाला, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन लिखा हुआ है, यही क्यों लिया गया? क्योंकि ये दोनों के बीच में 2 घंटा का डिफरेंस हो जा रहा था, मैंने क्लास में बताया हुआ है। तो यहाँ तो पहले सुबह हो जाती है और यहाँ 2 घंटे बाद, तो वैसे में तो टाइम में फिर मिसमैनेजमेंट हो जाता, 1-2 घंटा पहले ही ऑफिस पहुँच जाता, एक लेट से पहुँचता, फिर वैसे में वर्किंग डिस्टर्बेंस होता। तो ये दोनों का बीचों बीच, ये दोनों लॉन्गिट्यूड को जोड़ के 2 से डिवाइड करके जो बीचों बीच जो गया 82 डिग्री 30 मिनट, उसी को इंडिया ने स्टैंडर्ड अपना मेरिडियन माना, जिसे IST रेगुलेट होता है। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं इंडिया इन द वर्ल्ड। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड। ठीक है, तो कह रहा है इंडियन ओशियन में जितना लेंथ का, जितना बड़ा लेंथ जो है कोस्ट लाइन है इंडिया का, उतना ज़्यादा कोस्ट लाइन, उतना ज़्यादा बड़ा कोस्ट लाइन किसी और कंट्री का इंडियन ओशियन में नहीं है। आप ऐसा वर्ल्ड मैप में भी आराम से देख सकते हैं। ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, ये रह गया आपका इंडियन ओशियन और ये रहा इंडिया। देखिए, इसका बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन और सब कंट्री जो भी इंडियन ओशियन पे, देखिए यहाँ पे ढेर सारा कंट्री है, लेकिन साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट में, लेकिन सब छोटा छोटा है। तो इतना बड़ा तो किसी का दिखने से भी नहीं लग रहा है। यहाँ ओमान का भी छोटा है, यमन भी छोटा है, सब छोटा है। इधर आपका जमार्ता वगैरह सब छोटा है। ठीक है, तो इंडियन ओशियन में इंडिया से ज़्यादा बड़ा कोस्ट लाइन किसी का नहीं है। Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। तो स्वेज कैनाल कब से खुला है? 1869 से स्टार्ट है। स्वेज कैनाल 1869 से स्टार्ट है, खुला हुआ है सभी के लिए। इसके खुलने से क्या हुआ, इंडिया और यूरोप के बीच का डिस्टेंस जो है लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गया। मतलब रास्ता बहुत ही शॉर्ट हो गया, नहीं तो पूरा घूम के जाना पड़ता था, जिसके कारण ट्रेडिंग में, बिजनेस में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही फ़ायदा हुआ, ब्रिटिशर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले अगर यूरोप जाना होता इंडियन को, तो ये पूरा समुद्री, देखिए रास्ता इधर साउथ अफ्रीकन मेडागास्कर ये होते हुए इस तरह से, तब यहाँ यूरोप पहुँचते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में जो है बन गया स्वेज कैनाल। यहाँ आपको रेड सी दिख रहा है, आपको यहाँ मेडिटेरियन सी दिखेगा। तो ये जो बीच में इजिप्ट दिख रहा है, यहीं पे आर्टिफिशियल एक रास्ता बनाया गया। ठीक है, और वहीं से अब सारा कार्गो शिप वगैरह जो है डायरेक्ट यहाँ इंडिया से चला, इधर रेड सी में घुसा, स्वेज कैनाल से होते हुए मेडिटेरियन सी पहुँच गया। और जब मेडिटेरियन सी पहुँच गया तो फिर तो यूरोप पास में ही हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने लिख भी दिया है, आप लोग भी नोट्स में लिख लीजिएगा। स्वेज कैनाल कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम स्वेज कैनाल करती है, जो 1869 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और इस मैप को देख लीजिए, ये TRE 1 में पूछा भी गया था कि ये दोनों का, TRE 1 में पूछा गया था ये दोनों का डिस्टेंस का, TRE 2 में पूछ लिया था ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इनमें से कोई एक पूछा था कि 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि कौन सा सही है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और ये भी पूछा था कि वेस्ट टू ईस्ट का लेंथ क्या है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं कि यहाँ पे क्या है लिखा हुआ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक मेन लाइन यहाँ पे है, इंडिया हैज़
इस बुक में 29 स्टेट लिखा हुआ था, लेकिन अब तो 28 स्टेट हो गया है, तो आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा कि इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। जम्मू कश्मीर एक स्टेट से घट गया, पहले एक वो था, ठीक है, और वो भी अब क्या बन गया, यूनियन टेरिटरीज बन गया है। और उसमें भी क्या, जम्मू कश्मीर अलग एक यूटी है और लद्दाख एक अलग यूटी है। और ऊपर से दादर नगर हवेली और दमन दीव जो पहले अलग अलग था, उसको भी 2020 में एक कर दिया गया। मतलब दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये सारा मिलके एक यूटी हो गया, एक यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है। तो ये सब जोड़ के 8 यूनियन टेरिटरी भी इंडिया में है। अब हम लोग जरा सा फाइंड आउट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। अब कह रहा है कि आइए, आपका काम है खोजना, लेकिन मैं बता देता हूँ। फाइंड आउट करने कह रहा है कि आप पता कीजिए कि इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट पे 2 यूनियन टेरिटरीज है, एक तो लक्षद्वीप हो गया, दूसरा दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव हो गया, ठीक है। मैं आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ। और ईस्टर्न कोस्ट पे कौन हो गया, पुडुचेरी हो गया, और अंडमान एंड निकोबार हो गया। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज है। देखिए क्वेश्चन क्या है, वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में देखिए है ना, लक्षद्वीप है, यूनियन टेरिटरी है, दादरा नगर हवेली भी इधर है, और इधर जो है अंडमान एंड निकोबार है। अब समझिए, एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। अब पूछ रहा है कि एरिया वाइज जो है, एरिया पे बेस्ड इंडिया में जो है सबसे बड़ा स्टेट कौन है और सबसे छोटा स्टेट कौन है। तो राजस्थान सबसे बड़ा है और सबसे छोटा गोवा है। सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा। ये देखिए मैप एक बार फिर से, मैप वर्क इसमें जो है बहुत ज़्यादा है। देखिए ये राजस्थान देखिए, दिखने से कितना बड़ा लग रहा है, और ये गोवा देखिए छोटा सा है, इतना छोटा तो और कोई स्टेट नहीं दिख रहा है। तो सबसे बड़ा हो गया राजस्थान और सबसे छोटा हो गया गोवा। अब है नेक्स्ट फाइंड आउट में, क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विथ पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। मतलब ये एक नोट्स बनाने का रहा है कि अपना एक बना लीजिए कि पाकिस्तान को कौन कौन सा स्टेट टच कर रहा है, चाइना को कौन कौन सा स्टेट जो है वो बाउंड्री शेयर कर रहा है, म्यांमार से कौन कौन सा इंडियन स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहा है, और बांग्लादेश से कौन कर रहा है। तो ये मैं आपको लिस्ट भी दिखाई देता हूँ। ये देखिए पाकिस्तान के बाउंड्री से कौन कौन टच है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। ये देखिए ये पाकिस्तान हो गया आपका, ये पाकिस्तान हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। अब है चाइना से, कि चाइना से कौन कौन सा कंट्री बाउंड्री शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश हो गया, ये देखिए पूरा चाइना हो गया, हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, लद्दाख एक टच कर रहा है, ठीक है, लेकिन लद्दाख अभी स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड शेयर कर रहा है, यहाँ पे सिक्किम शेयर कर रहा है, और ये अरुणाचल प्रदेश भी शेयर कर रहा है। थोड़ा सा ये जम्मू कश्मीर भी कह सकते हैं कि चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब यहाँ देखिए म्यांमार है, अब म्यांमार से कौन कौन शेयर कर रहा है, अरुणाचल कर रहा है, ठीक है। उसके नीचे नागालैंड है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, नागालैंड शेयर कर रहा है। फिर नीचे ठीक मणिपुर है, मणिपुर भी शेयर कर रहा है। ठीक उसके नीचे मिज़ोरम है, तो मिज़ोरम भी ये म्यांमार से बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब ये रहा हमारा बांग्लादेश, इससे कौन कौन सा टच है। तो एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम भी देखिए यहाँ पे आसाम कर रहा है, ठीक है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, बिहार झारखंड भी थोड़ा थोड़ा सा टच कर जाता है। तो ये सब जो है टच किए हुए, तो यही आपको नोट्स बनाना है।
इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना तिब्बत नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। मतलब किस किस कंट्री से किस डायरेक्शन में बाउंड्री शेयर कर रहा है, लैंड बाउंड्री। तो देखिए नॉर्थ वेस्ट में कौन सा कर रहा है, पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में हो गया, ठीक है। अफगानिस्तान भी नॉर्थ वेस्ट में हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा टच कर रहा है, ठीक है। अब चाइना नेपाल एंड भूटान, चाइना नेपाल और ये भूटान हो गया, ये किधर हो गया, ये ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। और उसके बाद आपका बच रहा है म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, म्यांमार और बांग्लादेश हो गया ईस्ट, वो सब हो गया नॉर्थ। इसको जो है नेपाल भूटान ये सब नॉर्थ में था, ठीक है। अब साउदर्न नेबर हम लोग देखेंगे कि दक्षिण में हम लोग के पड़ोसी कौन है। तो एक श्रीलंका है और एक नज़दीक में थोड़ा सा मालदीव्स है। तो साउदर्न नेबर हम लोग का कौन है, श्रीलंका है और मालदीव्स है। अब यहाँ पे लिख रहा है श्रीलंका एंड मालदीव्स। Sri is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar, ठीक है। While Maldives Islands are situated to the mouth of the Lakshadweep Island। तो कह रहा है कि श्रीलंका इंडिया से एक नैरो चैनल है सी में, एक छोटा सा रास्ता समुद्र का जिससे कि सेपरेट है, जो कि कौन बनाता है, पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। और मालदीव्स तो लक्षद्वीप के थोड़ा साउथ में है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पाल्क स्ट्रेट, ठीक है, मतलब स्ट्रेट और गल्फ में क्या डिफरेंस होता है। आपको दोनों जो है यहीं पे दिखेगा, लेकिन आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि आखिर पाल्क और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए लिख डाला है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। गल्फ का मतलब होता है कि लैंड सराउंड्स इट ऑन 3 साइड। जब कोई लैंड एरिया तीनों साइड से, अगर वो किसी वाटर बॉडी को लैंड जो है वो तीनों साइड से कवर किए हुए है, सराउंडिंग किए हुए है, तीनों साइड से अगर लैंड है किसी वाटर बॉडी के, तो उसको गल्फ कहते हैं। जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार अभी हम दिखा देंगे। और स्ट्रेट हो गया एक पतला सा वाटर पैसेज जो दो लैंड के बीच में एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है, और उस रास्ता का थ्रू, पानी का रास्ता है, वाटर पैसेज है, और वो छोटा सा रास्ता के कारण 2 बड़ा बड़ा वाटर बॉडी जो है कनेक्ट हो जा रहा है, तो उसको स्ट्रेट कहते हैं। जैसे कि अभी आप इंडियन मैप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए, पहले गल्फ के बारे में क्या बताया था मैंने, कि जो तीनों साइड से लैंड से सराउंडेड है, मतलब उसके तीनों साइड, कोई वाटर बॉडी है उसके 3 साइड पे अगर लैंड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो गल्फ बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, गल्फ ऑफ खंभात गुजरात के पास, गल्फ ऑफ खंभात, और यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ, दोनों को देखिए, ये वाटर बॉडी है ब्लू ब्लू जो दिख रहा है, और इसके तीनों साइड देखिए, इधर से ये तीनों साइड देख रहे हैं, लैंड ही लैंड है। ये गल्फ ऑफ कच्छ भी देख लीजिए, तीनों साइड से लैंड है और बीच में ये वाटर बॉडी है, तो ये क्या हो गया, गल्फ हो गया। अब स्ट्रेट का क्या बताए थे कि 2 लैंड एरिया के बीच से एक वाटर पैसेज का, मतलब पानी का रास्ता होता है जो 2 बड़ा बड़ा वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। तो चलिए आइए यहाँ श्रीलंका के पास। पहले तो यहाँ भी देखिए गल्फ ऑफ मन्नार है, तो ये गल्फ कैसे हुआ, ये देखिए, ये पूरा वाटर बॉडी हो गया, इसके इस साइड भी लैंड, इसके इस साइड भी लैंड, और इस साइड भी लैंड, आइलैंड टाइप का बना हुआ है, इसलिए इसको भी गल्फ माना जाता है, इसलिए ये हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखिए यहीं पे लिखा हुआ है पाल्क स्ट्रेट, भी पाक स्ट्रेट। तो ये देखिए, इस तरफ क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, और इस तरफ क्या हो गया, अरेबियन सी हो गया, इंडियन ओशियन हो गया। तो ये दोनों वाटर बॉडी को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये छोटा सा के बीच में गैप है, तो ये रास्ता, इसी रास्ता को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट। तो ये हो गया पाल्क स्ट्रेट। आप लोग समझ गए अब अच्छे से। हाँ, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने सिर्फ साउदर्न एक्सटेंशन जो है वो मेन लैंड का ही देखा था, जो 8 डिग्री 4 मिनट था। लेकिन अगर आइलैंड मतलब अंडमान निकोबार को भी अगर हम लोग इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लैटीट्यूड एक्सटेंशन 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट। तो अगर ओवरऑल पूछे तो हम लोग लैटीट्यूडनल एक्सटेंड जो है
क्या बताएंगे अपना 37 डिग्री 6 मिनट से 6 डिग्री 45 मिनट तक, और सिर्फ मेल लैंड का पूछे तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। और ये आपका एक्सरसाइज है, इसे तो आपको बनाना है, अपना बना लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं इसका अभी एक क्लास करवा दूंगा। थैंक यू।